हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत ही दिल से स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आनंद तिवारी आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर के फिर से आ गया हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है ना, बेसिकली क्लास 9th के लिए है, लेकिन इसे 11th के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। है तो क्लास 9th का, लेकिन इसको क्लास 11th के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली 9th में जो पढ़ा जाता है वो 11th में वापस होता है। जैसे आप देख सकते हो 11th में पहला चैप्टर मोशन उधर पढ़ते हैं, इधर भी 9th में पढ़ते हैं, तो मिला जुला के ऑलमोस्ट सेम ही होता है, मतलब कि काइनेमेटिक्स ही पढ़ना होता है। तो 11th के बच्चे अपना बेसिक रिवीजन के लिए देख सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर उनको भूल गया हो बेसिक बातें तो हम वो देख लेंगे। लेकिन हम बात करते हैं क्लास 9th में, तो क्लास 9th में बिल्कुल आपको बेस बनाना है। तो जो भी क्लास 9th के बच्चे वीडियो देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि सर ने क्या पढ़ाया। अगर आपको जरा सा भी कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कम से कम एक काम ये करना, कमेंट वगैरह कर दिया करना, ठीक है। वैसे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाद में कमेंट करना क्या करना उसकी बात की बात है। पहले हम वीडियो शुरू करते देखते हैं कि क्या है हमारा आज का टॉपिक। देखो बच्चों, मोशन चैप्टर में हमने पिछले बार क्या पढ़ा था, अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था रेस्ट और मोशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज होती तो हम लोग रेस्ट कहते हैं, चेंज होता है तो उसको मोशन कहते हैं। फिर मैंने एग्जांपल दिया था कि एक ही समय में एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। जैसे आप ट्रेन में बैठते हो तो आपको अंदर की चीज़ रेस्ट में होती है, बाहर चीज़ मोशन में होती है। तो मैंने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया था। तो अब उसके आगे का जो टॉपिक है बेटा वो है, देखिए टॉपिक आपका है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसको समझने के लिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में, पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में लिख रहे हैं और फिर यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि ये डिटेल में जब आप क्लास 11th में जाओगे ना तो पता आपको चलेगा कि बिना वेक्टर के आपके कई क्वेश्चन लगेंगे ही नहीं। स्पेशली जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी उसमें वेक्टर का तो बहुत ज़्यादा यूज होगा। इसलिए क्लास 11th के लिए 12th में भी जब आप कई चैप्टर पढ़ोगे हर जगह वेक्टर पे बेस क्वेश्चन होते हैं। कहीं भी एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, वेक्टर क्वांटिटी का आपको वेक्टर के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। इसलिए आपको वेक्टर की जानकारी ना बहुत ही जरूरी है। तो देखो वेक्टर स्केलर क्या आता है, हम उसकी बात करते। देखो किसी भी क्वांटिटी को पहचानने के लिए दो चीज चाहिए होती है, एक होती है मैग्नीट्यूड, एक होती है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, एक होता है डायरेक्शन। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अमाउंट। इसका मतलब होता है अमाउंट, मतलब उसकी मात्रा, मतलब उसकी मात्रा कितने अमाउंट में, उसका अमाउंट मतलब कितने मात्रा में। और डायरेक्शन का मतलब आप लोग जानते हो सिंपल दिशा होता है। सिंपल क्या होता है, दिशा, डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तुम लोग जानते हो, वो यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ जाती है, ठीक है। अब इसी दोनों के आधार पे हम लोग स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बनाए हैं। देखो बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। तो देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। देखो कैसे लिखोगे इसको, दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which have only magnitude, only magnitude and no direction, and no direction, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। बात करेंगे वेक्टर की तो देखो जस्ट उसका उल्टा है, मतलब कि उल्टा का मतलब ये मत समझना कि उसमें डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब एग्जांपल देंगे आपको बेहतर समझ में आ गई, बस नोट कर लो आप। देखो यहाँ क्या लिख सकते हो, दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब दोनों होता है उसके पास, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, अपनी डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेंगे। सिंपल सोचो, जैसे मान लो आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो, किसी भी दुकान पे जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो। मान लो आपको खरीदनी है
सब्जी में से मान लो आपको आलू खरीदना है, चलो ठीक है, आलू खरीदना है, क्या खरीदना है, आलू आलू, हाँ। तो आलू खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, दुकानदार के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमें 5 किलो आलू दीजिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे। क्या कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं भैया जी 5 किलो आलू दीजिए हमको नॉर्थ डायरेक्शन में, या हमको 4 किलो दीजिए साउथ डायरेक्शन में? कभी ऐसा नहीं बोलते। आप पेट्रोल भराने जाते हो, अरे भैया 100 रुपये का नॉर्थ में डाल दो। 100 रुपये का नॉर्थ में कैसे डाल सकते हैं यार, 100 रुपये का तो पेट्रोल होता है। तो देखो वहाँ भी आप क्या होता है, वहाँ पर आप क्या बता रहे हो, सिर्फ अमाउंट बता रहे हो, सिर्फ अमाउंट। जैसे मान लो मैं पूछा, अच्छा तुम्हारा वेट कितना है बेटा, बताओ वेट का आपका कितना है, वेट 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 कितना है, छुपाओ मत, अब जितना बता दो, क्या दिक्कत है। मान लो कोई सर मेरा 50, सर 40, सर 60 ऐसे बोले, तो कभी ऐसा तो नहीं बताते ना कि इस डायरेक्शन में है। देखो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है ना जहाँ पे आपको डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं पूछूं तुम्हारे घर में कितने फ़ैन है, सर 4 फैन है नॉर्थ में, 4 फैन साउथ में, तो इसका क्या मतलब होता है, फ़ैन की बात नहीं, देखो क्वांटिटी जो होती है, देखो क्वांटिटी में देखो 2 चीज़ आती है, एक आता है मैग्नीट्यूड, एक आता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ मात्रा से, कितना उससे मतलब है, कहाँ है कि डायरेक्शन से मतलब उसका कोई नहीं होता है। आप कोई भी सामान खरीदते हो, जैसे मैंने बताया आलू खरीदने के लिए जाते हो या अपना वेट बताते हो, पेट्रोल भराते हो, तो वहाँ कभी भी डायरेक्शन नहीं बोलते हो। भूल के भी मत बोलना, बोलोगे तो उल्टा कुछ और रिजल्ट आएगा, आलू के साथ तुम भी आलू बन के आ जाओगे। चलो तो देखो अब मान लो अगर हम बात करते एक और एग्जांपल लेते, देखो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 किलोग्राम, ठीक है ना। हम कहते हैं इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, कितने न्यूटन का, सपोज 100 न्यूटन का हम इसके ऊपर फोर्स लगाए, हम इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाए, और तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये किधर मूव करेगा, बताओ ये किधर मूव करेगा। अब देख के बता दो कौन किधर मूव करेगा, ऑप्शन नहीं देंगे, ऐसे ही बताओ, लेफ्ट मूव करेगा, राइट मूव करेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, जरा बता दो मुझको इतना देख करके। हमने फोर्स का अमाउंट दे दिया ना, अब बता दो मुझे। अगर देखो बिना कुछ मेरे दिए अगर तुम बता दो तो मैं मान लूंगा कि तुमको समझ में आ गया है, या तो फिर मैंने पढ़ाया बेकार चला गया। बताओ फोर्स हमने 100 न्यूटन करा, बताओ किधर मूव करेगा। चलो ऑप्शन हम दे रहे हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। चलो लिखो फटाक से आंसर, तुम लोग कमेंट में देखते कौन अच्छा लिखता है आंसर। आई थिंक तुम लोग समझ रहे हो कि सर मजाक कर रहे हैं ना, मजाक मैंने, मैं सीरियस हूँ। खुद सोच के देखो जरा, आप फोर्थ लगाओगे यहाँ पे, देखो अगर मान लो तुम लोग को 4 ऑप्शन दिए, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, अब मैंने फोर्थ बोला था, मैं तो फोर्थ ऐसे लगाया था, अब तो इधर मूव करेगा ना, करेगा ना, ना तो लेफ्ट गया, ना तो राइट गया, ना तो अप गया, तो तिरछा मूव कर गया। इसका मतलब कुछ तो समझ में आया कि जहाँ पे फोर्स वहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, जहाँ पे फोर्स वहाँ डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। तो देखो बेटा कहाँ, जहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और जहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। बस यही दोनों पॉइंट है। तो दोनों डेफिनेशन आप लिख लो विथ एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया। अब टाइम भी बताने के लिए ऐसा थोड़ी बताते कि सर 2 बज रहा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा तो होता नहीं है। टाइम हो गया, लेंथ हो गया आपका, और क्या हो सकता है जिसमें डायरेक्शन ना हो, सोच के 4-5 अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। बहुत सारी क्वांटिटी, आप जितना होता है, आप जितना सब स्केलर ही होता है, वेक्टर आपको कम मिलेंगे, स्केलर ज़्यादा मिलेंगे। आप जो सोच सकते हो मैक्सिमम स्केलर होंगे, वेक्टर बहुत कम। जैसे मानो अगर आप वर्क बोलोगे, वर्क क्या स्केलर है, आप एनर्जी बोलोगे स्केलर है, आप पावर बोलोगे स्केलर है, मतलब कि जितना सोचोगे सब स्केलर होगा। देखो वेक्टर में क्या है, वेक्टर में बहुत फिक्स है, वेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है। वेक्टर में देखो क्या होता है, फोर्स होता है, वेक्टर में क्या होता है, मोमेंटम होता है, ये सब आगे आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट भी होता है जो हमको आज पढ़ना है, वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट भी होता है, और भी बहुत सारी क्वांटिटी है जो आप भारी भारी वर्ड में नहीं रखूंगा। अभी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, भारी सा वर्ड है, सर ये क्या होता है, ये सब मैं नहीं रखूंगा। सिंपल है, फोर्स है, मोमेंटम है, डिस्प्लेसमेंट है, जो आपके कोर्स में उतना जानो। मास है, टाइम है, लेंथ है, वर्क एनर्जी, पावर है, सब कोर्स में पढ़ना है, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये सब क्या स्केलर क्वांटिटीज है, और ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जल्दी से इसको स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। जल्दी से इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, जो टॉपिक पढ़ा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ना, देखो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो, अगर दिमाग लगा के बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको मज़ा आएगा। अगर तुम सिर्फ वीडियो टाइम पास के लिए देख रहे हो तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूँ कि मत देखो, बंद कर दो वीडियो, चले जाओ यहाँ से, वो बेहतर होगा।
देखो अगर समझना कुछ जाए 11th के बच्चों, 9th के 10th के जो भी देख रहे वीडियो ना, देखो समझना तो ही वीडियो देखना, ऐसे टाइम पास के लिए वीडियो मत देखना, कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो बेसिकली हम बात करते हैं डिस्टेंस की, हम बात करते हैं डिस्टेंस की कि डिस्टेंस क्या होता है। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है, जब भी आप एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जाते हो, जब भी आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, तो जो भी आप लेंथ कवर करते हो पाथ की, चाहे जितना भी घूम फिर के जाओ, उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस है। यानी कि बेसिकली इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और साथ ही साथ इसकी जो एसआई यूनिट होती है मीटर होती है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसको मीटर में नापते हैं। ये 3 पॉइंट कम से कम आप लोग देखो, जो देखो भी नोट करते भी रहो साथ साथ। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ का वर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज एसआई यूनिट इज मीटर। जैसे कि मान लो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो, मान लो वहां तक तुम लोग गए, ये तुमने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। सपोज तुम थोड़ा घूमते फिरते ऐसे गए, सपोज ये 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। सपोज तुम ऐसे ऐसे गए, ऐसे घूम के पहुंचे, यहाँ तुमने 8 किलोमीटर कवर किया। तो देखो जिस रास्ते से आप जाओगे ना, जिस रास्ते से आप जाओगे वहीं आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, जिस रास्ते से आपको वहीं आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन आप जहाँ से चलना स्टार्ट किए हो और जहाँ पे पहुँचे हो, जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे अपनी जर्नी को एंड किया, उन दोनों पॉइंट की जो बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, सबसे स्मॉलेस्ट दूरी जो होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखो यहीं पे हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी चर्चा करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहीं साइड में लिख सकते हो तुम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। साथ ही साथ अगर बात करेंगे नेक्स्ट, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। ये कम से कम इतने पॉइंट आप लोग नोट कर लो। अब डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझा दूं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बताते हैं कि दोनों में क्या फर्क भी है, उसे आप लोग नोट भी कर लेना जल्दी से। इस स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से नोट कर लो, फिर बताते हैं बेटा आप लोग को। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे, उसको समझने का एक बेहतर तरीका बताते हैं, एक बहुत ही बेहतर तरीका। देखो बेहतर तरीका क्या है, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे आपका घर है एक पॉइंट पे, ठीक है ना, ए पॉइंट पे आपका घर है, ठीक है, सपोज दैट, और आप यहाँ कहीं बी पॉइंट पे जाते हो, ठीक है ना। यहाँ आपका कोई फ्रेंड सी मिलता है और सी आपसे पूछता है कि आपका घर कहाँ है, ये सी आपसे पूछता है कि आपका घर कहाँ है। तो आप बताओगे कि मेरा घर यहाँ से 4 किलोमीटर है, मेरा घर यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो वो क्या करेगा, वो 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, आपका घर तो नहीं मिला। फिर वापस आया, आपको 2 बातें सुनाए, अरे यार झूठ बोल दिए, अच्छा यार यहाँ से 4 किलोमीटर है, अच्छा फिर जाते हैं, फिर वो 4 किलोमीटर आए, ये लो, फिर 4 किलोमीटर आए, उसको नहीं मिला। बताइए क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि 4 किलोमीटर तुमको इधर जाना है, 4 किलोमीटर तुमको इधर जाना है। मतलब छोटी दूरी तो बता दी कि 4 किलोमीटर है, लेकिन जब तक उसने ये नहीं बताया कि इधर जाना है, तब तक वो कहाँ पहुँच पाया, नहीं पहुँच पाया ना। तो छोटी दूरी बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताना बहुत ही जरूरी है, छोटी दूरी बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं बताओगे तो आप देखो गलत पहुंच जाओगे, गलत पहुंच जाओगे, 20 से 4 किलोमीटर आप कहाँ पहुंच जाओगे। इसलिए याद रखना कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, डायरेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आपको आएगी छोटी दूरी, तो वहाँ पे डायरेक्शन का रोल जरूर आएगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का एक वेक्टर
क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस क्या स्केलर है। जैसे आप बाइक चलाते हो तो बाइक का जो मीटर होता है, सपोज करो आप यहाँ से कहीं गए 10 किलोमीटर, 10 गए तो मीटर 10 चला, लेकिन जब वापस आते हो क्या वो 10 घट जाता है? नहीं घटता ना, वो 10 + 10 20 हो जाता है, क्योंकि वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है और डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, क्योंकि देखो जैसे आप ए से बी गए, बी से वापस से आए तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। आप ए से बी गए, बी से वापस ए पे आ गए तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। इससे एक बात तो पक्की हो गई, क्या पक्की हो गई? कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, क्योंकि आप जहाँ से स्टार्ट किए वहीं खत्म करें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। तो देखो बेसिकली ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बहुत मैंने बेसिक बताई है। इन दोनों में डिफरेंस भी मैं आप लोग को लिखवा दूंगा पूरा चार्ट बनवा करके, लेकिन अगले वीडियो में। अभी बस मैं इतना बता रहा हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हाँ, अगर कोई पढ़ा हो या कोई समझ गया इस चीज़ को तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या कमेंट में ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कम से कम 5 डिफरेंस लिख देना, 5 डिफरेंस लिखना, ताकि मैं समझ जाऊँ कि तुम लोग को समझ में आ गया है। ठीक है ना? अगर कमेंट में लगता हो बहुत अधिक लिखना नहीं लिख पाओगे तो सिंपल कॉपी पे लिखो, उसकी एक स्नैपशॉट लो और कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे कहीं भी अपलोड कर दो, तो मैं समझ जाऊंगा तुमने वीडियो को पूरा देखा है और तुम्हें टॉपिक समझ में आया है। बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जरूर दूर किया जाएगा। अगले क्लास में हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पढ़ेंगे और इस पर कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे, याद रखना। तो अगला क्लास में न्यूमेरिकल लगेगा, इसलिए कोशिश करना कि अगली क्लास कोई मिस मत करना, वीडियो को जरूर देखना। और वीडियो देख कब पाओगे? जब तुम चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन किए रहोगे, ताकि जैसे ही क्लास 9 का वीडियो पहुंचे तुरंत ऑन हो जाए कि हाँ 9 का वीडियो अगला आ चुका है फिजिक्स का, जिससे आप टॉपिक को कंटिन्यूसली पढ़ सको। जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही आप लोग ऑनलाइन का फ़ायदा उठाते रहो बच्चों। याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कराते रहो, अपने फ्रेंड से शेयर करते रहो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और क्यों अच्छी लगी कमेंट कर देना। अगर डिसलाइक कर सकते तो भी कर देना, लेकिन कमेंट जरूर करना कि क्यों वीडियो खराब लगी, ताकि उसको अगले बार मैं इंप्रूव कर सकूं। यहीं पे वीडियो बेटा खत्म करते हैं आज के लिए, ठीक है ना? आप लोग को आज बहुत बहुत थैंक्स इतना टाइम देने के लिए, और अगले वीडियो में बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी।